वेलकम टू शाहीन AICU ऑनलाइन प्रोग्राम। आज हम लोग परसेंटेज के कंसेप्ट को, फीसद के कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग दो चीजों के बारे में बात करेंगे। एक है इंटरेस्ट जिसको के सूद कहते हैं, और दूसरा है टैक्स, है ना। इन दो चीज के बारे में हमें बात करनी है। तो हो सकता है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो इस लेक्चर को देख रहे हैं वो सूद को पसंद नहीं करते हो, क्योंकि शरीयत में मना है। लेकिन उसकी मैथ्स मना नहीं है। जल्दी से ठीक जल्दी सीखिए। आज ये सब चीजें हमें सीखनी है। दो चीज पर ध्यान देना है, सूद पर और टैक्स पे। और भी एक दो चीजें हैं, कीमत के बढ़ने घटने के बारे में पढ़ेंगे, डिस्काउंट के बारे में पढ़ेंगे। डिस्काउंट बहुत जरूरी है ना। मैथ्स ठीक से सीखिए। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं सूद के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट दो तरह का होता है। पहले हम लोग पढ़ेंगे सादा सूद या सिंपल इंटरेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के साथ में। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट क्या है कि एक इंटरेस्ट की दर होती है ना। जैसे समझिए इस चीज को, किस तरह से सूद काम करता है, जरा समझिए। एक पर्सन ए है, इसने बी को कुछ रकम दी है, ठीक है। ए ने बी को कुछ रकम दी है। मान लेते हैं कुछ रकम दी है 10,000 रुपए की। कितने की रकम दी है? 10,000 रुपए की रकम दी है। तो जब बी वापस करेगा इसको, तो 10,000 तो वापस करेगा ही। जो रकम दी है वो तो वापस करना ही है। इसके अलावा कुछ जायद देगा, कुछ एक्स्ट्रा देगा, वो क्या होगा? इंटरेस्ट, ठीक है। जो एक्स्ट्रा देगा वो सूद है, वो रिबा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं बेटा? इंटरेस्ट या सूद का फॉर्मूला होगा, ये ध्यान रखिए, ये एक्स्ट्रा है जो देना पड़ेगा। ओरिजिनल वापस करना है वो तो जाहिर है ना। तो वापस ये क्या करेगा? वापस करेगा 10,000 प्लस इंटरेस्ट, आई इंटरेस्ट। सूद का फॉर्मूला होता है PRT/100। ये P क्या चीज है? ये P होता है प्रिंसिपल। P है प्रिंसिपल, है ना। P ये जो 10,000 की रकम है, इस 10,000 की रकम को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। ये R जो है ये दर होती है, ये रेट है। R को क्या कहते हैं? रेट। और T क्या है? वक्त, ठीक है। T क्या है? टाइम या वक्त। ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा प्रिंसिपल होगा उतना ज्यादा सूद होगा। जितना ज्यादा अमाउंट गया होगा, सूद भी उसी हिसाब से उतना ज्यादा होगा, है ना। 10,000 पे सूद ज्यादा होगा, 1,000 रुपए पे सूद कम होगा, 1,00,000 पे सूद और ज्यादा होगा। जितने लंबे के लिए उधार रखा जाएगा, है ना, जितने लंबे वक्त के लिए उधार रखा जाएगा, वो भी क्या होगा? उतना ज्यादा जो है आपका सूद बढ़ता जाएगा। और मोरोवर जो दर है, किस रेट पर सूद दिया गया है वो भी देखना पड़ता है। किस रेट पर इंटरेस्ट जो है दिया गया है। क्या ये हिसाब समझ में आया? तो कितना ज्यादा सूद होगा ये तीन चीज पर डिपेंड करेगा। किस किस पर? सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट कितना ज्यादा था, कितना ज्यादा रकम दी गई। दूसरा ये कि कितने वक्त के लिए उधार रखा गया, जितना लंबा उधार रहेगा उतना ज्यादा सूद होगा। तीसरा ये कि रेट क्या है जिस पर उधार दिया गया है। ये तीन चीज इंटरेस्ट से इंटरेस्ट होता है। तो जरा सा मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं। मैं इसको जरा साफ कर रहा हूं, फिर से यहां पर एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूं इंटरेस्ट का। आई का क्या फॉर्मूला है? PRT/100। P क्या है? प्रिंसिपल, वो मकदार जो दी गई है। R क्या है? रेट, किस दर से दिया गया है। और T क्या है? टाइम। तो ये मैं एक एग्जांपल अभी अभी आपके सामने बना रहा हूं। मान लीजिए 100 रुपए का उधार है, ठीक है। किस दर पर है? 5% की दर पर, ठीक है। 5% सालाना दर है, ठीक है। ये इसको क्या है? ये इंटरेस्ट की रेट है, दर है, ठीक है। ये क्या है?
रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, या इसको क्या कहेंगे, सूद की दर। ठीक है, और कितने साल के लिए दिया गया, 1 साल के लिए। वक्त कितना है, 1 साल, हाँ 1 ईयर। तो अब मुझे बताना है 1 साल में इंटरेस्ट कितना होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इंटरेस्ट निकालने के लिए। P कितना है बेटा 100, R कितना है 5, टाइम कितना है 1/100। 100 कट गया, इंटरेस्ट कितना आ गया 5 रुपए। ठीक है, तो 1 साल बाद जब वापस करेंगे तो कितना वापस करना पड़ेगा, 100 रुपए तो वापस करना ही पड़ेगा, प्लस कितना वापस करना पड़ेगा 5 रुपए, कुल कितना देना पड़ेगा 105। क्या समझ में आ गया। लोग पूछते हैं परसेंटेज का, दर का मतलब क्या है। वेल, दर का मतलब यही है 100 रुपए के सूद पर 1 साल में कितना सूद आएगा, 100 रुपए के उधार पर 1 साल में कितना सूद आएगा, इसको क्या कहते हैं, इंटरेस्ट। ये समझ में आया पूरा का पूरा हिसाब। हिसाब अच्छे से सीख लीजिए, ठीक है, हिसाब अच्छे से सीख लीजिए, है ना। सूद नहीं लेना ठीक है, वो अलग बात है, हिसाब अच्छे से आना चाहिए। हिसाब ना सीखने की कोई वजह नहीं है, क्योंकि खास के ये हिसाब जो है कई जायज बिजनेस में भी यूज होता है, नाम सूद के अलावा कुछ और होता है। ठीक है, इस उधार में सूद तो खैर गलत ही हो जाएगा, लेकिन ये हिसाब बेटा सिर्फ सूद में नहीं और जगह भी यूज होता है। ठीक है, हिसाब करना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से सीखिए। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गई है। तो ये कितना हो गया, तो ये दर का मतलब है। अब जरा सा वापस आते हैं, वहां पर क्या पढ़ा है जरा देखते हैं। इस पर्सन के पास कितना है, 10,000 रुपए। ठीक है, इस पर्सन के पास क्या है, 10,000 रुपए है। ठीक है, ये अपने बैंक में पैसा देता है, बैंक में पैसा दे देगा तो बैंक इसे वापस सूद देगा। ठीक है, ये हिसाब है। बैंक में अगर कोई पैसा रखता है तो बैंक वापस सूद देता है। वैसे ही एक पर्सन को 10,000 चाहिए तो वो बैंक से पैसा ले सकता है, लेकिन बैंक को जब वापस पैसा देगा तो उसे वापस सूद उसमें देना पड़ेगा, असल पैसा तो देना ही पड़ेगा। क्या समझ गया, पूरा हिसाब समझ में आ गया। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है PRT/100। क्या फॉर्मूला हो गया, PRT/100। इसमें P प्रिंसिपल है, जो इसको हम कह सकते हैं असल दर, है ना। रेट दर, दर को और क्या कहते हैं, शरह। और टाइम है बेटा, टाइम क्या हो गई, मुद्दत। क्या समझ में आ गया। और वापस कितना करना पड़ेगा, देखो प्रिंसिपल तो वापस करना पड़ेगा, साथ में क्या वापस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। ये जो मैंने आपको इंटरेस्ट का हिसाब सिखाया, ये इंटरेस्ट का हिसाब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है ना। ये सादा सूद है। बाद में एक और गंदा वाला सूद आता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, है ना। उम्मीद करता हूं ये सबको समझ में आ गया। पहला हिस्सा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड चीज है कंपाउंड इंटरेस्ट, सूद मुरक्कब, है ना। ये ज्यादा खौफनाक होता है और हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट ज्यादा होती है सिंपल इंटरेस्ट के बजाय। इसमें क्या होता है, इसमें जो वापस अमाउंट करते हैं, अमाउंट जो वापस रकम करनी होती है, ठीक है, वापस रकम किसके बराबर होती है, P इंटू 1 + R/100 इंटू रेज टू पावर n। P वंस अगेन क्या है, P वही वाला है प्रिंसिपल, जिसे और क्या अभी हमने सीखा, इसे और क्या कहते हैं, शरह दर। शरह नहीं सॉरी, शरह कुछ और था, इसे और क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं असल जर। हम मान के चल रहे हैं कि सोना दिया जा रहा है उधार में, है ना, असल जर। ये आर क्या है, आर शरह या फिर दर है ना। शरह या इसे और क्या कहते हैं, दर, या इसे और क्या कहते हैं, रेट।
ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, और एन होता है मुद्दत, वक्त, टाइम। एन क्या है? टाइम, या फिर क्या है? मुद्दत। थोड़ा सा पंगा है इसमें, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहां पर टाइम एन कैसे निकालते हैं? यहां एन साल में नहीं होता है, बल्कि इस पर होता है कि कितने पीरियड्स पे वो रिपीट हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो वापस मैं इसको मिटा रहा हूं और वापस जल्दी से इधर वापस आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का क्या फॉर्मूला है? पी प्रिंसिपल है। उधर फॉर्मूले में एनटी हम भी लगा देते हैं, एनटी। एक ही चीज है, वक्त है या मुद्दत है ना। जल्दी से वापस आते हैं। ये फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला जो है जो हमने अभी डिस्कस किया। मुरक्कब में क्या फर्क होता है, समझिए इस चीज को। मुरक्कब और सादा सूद में क्या फर्क है वो मैं 1 मिनट बताने की कोशिश करता हूं। उससे पहले दोनों फॉर्मूला एक बार साथ साथ लिख लेते हैं। ठीक है, पहले हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, या फिर इसे और क्या कहते हैं? सादा सूद। इसमें इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT बाय 100। आसान फॉर्मूला है। और अमाउंट कितना लौटानी पड़ती है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। उम्मीद करता हूं क्लियर है ये। हिसाब अच्छे से सीखिए, हिसाब आना जरूरी है। नेक्स्ट है बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर मुरक्कब सूद। दाल रह गया। इसका क्या फॉर्मूला है? सीधे अमाउंट निकालते हैं। कैसे? P 1 प्लस R बाई 100 रेज टू पावर N। उम्मीद करता हूं दोनों फॉर्मूला आपको याद हो गया। अब जरा हम लोग दोनों फॉर्मूले के बारे में, दोनों फॉर्मूले को लेके आगे हिसाब करते हैं। ये दोनों फॉर्मूला हमारे पास हो गया। किसमें ज्यादा सूद लगता है? किसमें ज्यादा सूद होता है? ज्यादा सूद जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में, मुरक्कब इंटरेस्ट में ज्यादा सूद होता है, ये मानते हुए कि दर जो है एक ही। जरा सा वापस आते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या फर्क है। मान लीजिए, पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट आपको बताता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट बताता हूं। मान लीजिए 100 रुपए आपने उधार लिया। कितने फीसद पर? 5% पे, है ना। तो पहला साल ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, 4 साल आपने उधार रखा। हमने डिस्कस किया था कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट हम कौन सा हिसाब यहां कर रहे हैं? सादा सूद का, है ना। सादा सूद में हमने हिसाब किया था हर साल कितना रुपए इंटरेस्ट आएगा? 5%। अभी हिसाब किया था 5 रुपए आएगा। तो पहले साल में आप कितना सूद वापस करेंगे? 5 रुपए। दूसरे साल कितना सूद होगा? 5 रुपए। तीसरे साल कितना सूद? 5 रुपए। चौथे साल कितना सूद? 5 रुपए। कुल आपका इंटरेस्ट कितना हो गया? 20 रुपए हो गया ना। तो जब आप लौटाएंगे तो आपको कितना वापस करना पड़ेगा? 100 रुपए प्लस 20 रुपए, कितना हो गया? 120 रुपए। समझ में आ गया? तो हर साल 100 रुपए पे 5 रुपए सूद लग रहा है। मुरक्कब सूद में क्या होता है? मुरक्कब सूद में क्या होता है कि अगर 100 रुपए मैंने 5% में दिया, तो 1 साल बाद जब 5 रुपए जोड़ेंगे ना, तो वो कहते हैं आपकी सूद का मकदार क्या हो गया? आपका उधार कितना हो गया? 105 रुपए। ठीक है, 100 कितना हो गया? 105 रुपए। और अगले साल वो कहते हैं कि अब जो हम उधार लगाएंगे, जो सूद निकालेंगे, वो 100 रुपए पे नहीं बल्कि 105 रुपए पर निकालेंगे। तो जो 5 रुपए पहले साल में आपको सूद देना था, वो आपके उधार में जुड़ गया। अब आपको 105 रुपए पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उससे अगला अमाउंट आएगा।
उससे अगला अमाउंट आएगा, फिर 4 साल बाद आप पूरा रकम देके पीछा छुड़ाएंगे। क्या समझ में आया? और ये जो तरीका है ना कि जो सूद है उस पर भी सूद लगा देने का, उसकी वजह से मुरक्कब सूद जो है हमेशा जो है बड़े अमाउंट हो जाता है। क्या समझ में आ गया? अरे बहुत बढ़िया, जल्दी से इसको मिटाते हैं और वापस आते हैं, जल्दी से ये आगे बढ़ते हैं। तो सादा सूद और मुरक्कब सूद में क्या फर्क है? इन सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर ऑल ईयर्स इज सेम। इन कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर ऑल ईयर्स इज डिफरेंट। हर साल इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, क्योंकि जो आपका रकम बची हुई है ना, पूरे रकम पर सूद लगती है, उसमें ऐड करते जाते हैं, है ना। सिंपल इंटरेस्ट छोटा होता है किसके मुकाबले में? कंपाउंड इंटरेस्ट से। कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होता है किससे? सिंपल इंटरेस्ट से। ये रहा फॉर्मूला PRT बाय 100 किसका? इंटरेस्ट का। जबकि यहां सीधे इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखते ही नहीं है, वो सीधे क्या देखते हैं? आखिरी अमाउंट का फॉर्मूला देखते हैं। और सबसे बड़ा फर्क यह है कि यहां पे सूद सिर्फ असल जर पे लगता है, जबकि यहां पर जो पुराना सूद होता है उसे असल जर में जोड़ते जाते हैं। क्या समझ में आ गई बात? है ना, असल जर बढ़ती जाती है मुरक्कब सूद। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। बाय द वे, वो जो आप सुनते हैं ना कि गांव में लोग साहूकार से पैसे लेके फंस गए, वो हमेशा मुरक्कब सूद होता है। ठीक है, मुरक्कब सूद हमेशा खौफनाक होता है सादा सूद के मुकाबले में है दोनों खतरनाक। जरा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक कोई चीज है जिसे कहते हैं कन्वर्जन पीरियड। कन्वर्जन पीरियड, चलिए मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। मान लीजिए किसी ने सूद लिया है 12% फी साल पर। ठीक है, उसने सूद कैसे लिया है? 12% फी साल, 12% पर ईयर पे, ये इसका रेट है। ठीक है, हर साल 12%, मतलब 100 पे 12 रुपए एक साल में। तो अगर हम कन्वर्जन पीरियड बना दें 6 महीना, हम कहें नहीं हमें सालाना नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए? 6 महीने पर चाहिए, तो फिर कहा जाएगा ठीक है भाई 6 महीने पे चाहिए तो 12% तो नहीं मिलेगा ना, आधे साल पे आपको चाहिए ना। तो इफेक्टिव आर कितना हो जाएगा? 12/2 कितना हो गया बेटा? 6%। हम कहेंगे ठीक है 6 महीने पे आपको क्या लगेगा? 6%। कोई कहता है नहीं भाई, हमारा कन्वर्जन पीरियड क्या है, हमारी मुद्दत, हमें कितने साल पे हिसाब चाहिए? हर महीने का हिसाब चाहिए। ये साल में एक बार हमारा काम नहीं हो रहा, हमें कैसे चाहिए? हर महीने चाहिए। तो जाहिर है हर महीने 12% तो नहीं मिलेगा। एक महीने में कितना मिलेगा? वेल 12 महीने होते हैं साल भर में, 12 हिस्से में बांट दो, कितना मिलेगा? 1%। लेकिन अब एक बात समझिए, 6% कितनी बार मिलेगा? 6% साल में 2 बार मिलेगा। 6% बेटा साल में 2 बार मिलेगा। और 1% पे अगर आप लोगे तो कितना पे मिलेगा? साल में 12 बार। तो इन्हें वे फर्क नहीं पड़ा ना, इन्हें वे फर्क नहीं पड़ा। क्या समझ में आ गया? अब मजे की बात यह है, मजे की बात यह है कि सादा सूद में तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप साल में 1 बार लो या साल में 12 बार लो। मुरक्कब सूद में फर्क पड़ता है। समझ गया? मुरक्कब सूद में फर्क पड़ता है। कैसे पड़ता है? पी का फॉर्मूला, ए का फॉर्मूला क्या था बेटा? पी 1+R/100 इंटू एन। यहां जो आर डालोगे ना, ये आर छोटा हो जाएगा लेकिन एन बड़ा हो जाएगा। जैसे 1 साल के लिए अगर आप हर महीने का हिसाब कर रहे हो तो आर कितना हो जाएगा? 1, लेकिन साल भर में एन कितना हो जाएगा? 12, क्योंकि एन कितनी बार है, कितनी दफा आपने सूद देना है। सादा सूद में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सालाना हिसाब करते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में, मुरक्कब इंटरेस्ट में एन कितना होता है, कितनी दफा हमें सूद देना है। समझ गए? मुरक्कब इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में जितना छोटा कन्वर्जन पीरियड होगा सूद उतना ज्यादा होगा, क्योंकि उतना जल्दी जल्दी सूद जो है आपके प्रिंसिपल अमाउंट में
असल जर में ऐड हो रहा है। ठीक है, ये समझ में आया? आप बहुत बढ़िया, जरा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये मिसाल देखिए, रेट क्या है? आर पर ईयर। रेट क्या है? आर पर ईयर। और कितनी बार इसे कंपाउंड करेंगे? कंपाउंडेड 5 टाइम्स ए ईयर। सालाना दर क्या है? आर, लेकिन हम कितनी बार लेंगे? साल में एम बार। तो फिर हर कन्वर्जन पीरियड के लिए इंटरेस्ट क्या हो गया? आर बाई एम। आर को एम हिस्से में बांट देंगे, जाहिर है। जैसे 8% इंटरेस्ट पे सूद दिया, और ये हर क्वार्टर पे, क्वार्टर 3 महीने को कहते हैं, 1/4 साल पर, है ना? क्वार्टर मतलब 1/4। तो 8% को क्या करेंगे? 4 हिस्से में बांट देंगे। कितना आ जाएगा? 2%। क्या हो जाएगा? 8% अपॉन 4। साल में 4 बार उनको चाहिए ना सूद, तो क्या उनके सूद की दर हो गई 2% फी क्वार्टर। क्या समझ में आ गया? हर क्वार्टर में उनको 2% मिलेगा, बजाय इसके के साल में 8% मिले। समझ में आया ये हिसाब? अरे बहुत बढ़िया। जल्दी से यह हिसाब देखते हैं बेटा। एक 2 साल का लोन है। वक्त कितना दिया है हमें? 2 साल। ठीक है, YRS, ईयर्स को छोटे तरीके से लिख रहे हैं। ए 2 ईयर लोन, कितने का लोन है बेटा? 2 साल का था। कितने का लोन है? 500 रुपए का। तो रुपए कितने हैं बेटा? 500। ये 500 रुपए क्या है? ये प्रिंसिपल है, असल जर है। और क्या दर है बेटा? 4% सादा सूद। आर कितना है बेटा? 4%। कहीं कुछ कहा तो नहीं है पीरियड क्या है? सिंपली इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। हमें क्या सूद चाहिए? सूद कितना चाहिए? आई का फॉर्मूला क्या था? पी आर टी बाई 100। पी हो गया बेटा 500, आर कितना हो गया? 4, टी कितना है? 2 बटा क्या है? 100। ये दोनों जीरो यहां खफा खफा से हैं, आपस में कट गए। 5 4 20, 20 दूने 40। कितना हो गया सूद? 40 रुपए का सूद हो गया। क्या समझ में आ गया? ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से समझ में आ गया। तो यहां कितना सूद हुआ बेटा? सूद हुआ $40 का। अरे लगता है इंग्लिश में डॉलर में लोन है, लेकिन उर्दू में उसे रुपए बना दिया। बढ़िया, जैसा भी हो, हमें मैथ्स करनी है। क्या सबको समझ में आ गया हिसाब? समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, आपको वापस कितना पढ़ना पड़ेगा? 540। 500 असल जर तो वापस करेंगे ही ना, 40 रुपए जायद लौटाना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं कीमत के बढ़ने और घटने के बारे में। कीमत घटती कब है? ये पता नहीं कहां से आए हैं। हमने तो यही देखा है हमेशा कि कीमत बढ़ती जाती है। ठीक है, अगर कीमत बढ़ रही है तो कीमत बढ़ने को क्या कहते हैं? एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन क्या होता है बेटा? कीमत बढ़ती है। ठीक है, कीमत बढ़ना। कीमत बढ़ने को क्या कहते हैं बेटा? एप्रिसिएशन। और डिप्रिसिएशन क्या होता है? डिप्रिसिएशन होता है बेटा कीमत घटना। कीमत घटना। ठीक है, कीमत घटने को क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। जल्दी से देखना, कोई जगह है डनफर्मलिन, ये कौन सी जगह है मुझे आइडिया नहीं, वहां कीमत 50% बढ़ गई। कितने में? 10 साल में। जब हम सेकंड पार्ट में आ गए, सूद का हिसाब हुआ, उसको मारो गोली। इधर ध्यान दो। ठीक है, इस जगह में कीमत कितना बढ़ गई है? 50% बढ़ गई है। ओरिजिनली कितने में घर खरीदा था? 80,000 पाउंड। ये जो खौफनाक सिंबल है ना, ये पाउंड का होता है। पाउंड इंग्लैंड में, इंग्लैंड की करेंसी है। 80,000 पाउंड का इन्होंने घर खरीदा था। अब सवाल यह है कि अब कितने का ये घर है? सूद का हिसाब हो गया। लास्ट क्लास में जो सिखाया था आपको, क्या बताया था? तब्दीली का हिसाब क्या सिखाया था आपको? बताया था चेंज अपॉन शुरुआती टोटल जो था इनटू 100। ये क्या होता है बेटा? परसेंट। अब अपने मिसाल में आ जाओ। ओरिजिनली टोटल क्या था? कितना रकम थी? 80,000 पाउंड।
80,000 पाउंड थी रकम। हाँ, और दर क्या है तब्दीली की? तब्दीली की दर है 50%, है ना। तब्दीली की दर क्या है बेटा? 50%। तो हमें निकालना है चेंज, तब्दीली कितनी होगी। फॉर्मूले में डाल देते हैं। फॉर्मूले में डालेंगे तो क्या मिलेगा? चेंज, तब्दीली अपॉन टोटल क्या था? 80,000 इंटू 100 किसके बराबर हो गया? 50 के। 2 जीरो बेटा यहां से कट गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए चेंज हो गया 800 इंटू 50, ये हो गया बेटा 40,000। इतनी तब्दीली है, इतना दाम बढ़ गया है। तो अब उस घर की नई कीमत क्या है? उस घर की नई कीमत होगी, तब्दीली कितने की है बेटा? 40,000 की। तो नई कीमत होगी, पहले कितनी थी? 80,000। इसमें कितना जोड़ेंगे? 40,000, है ना। ये बेटा हो गया 1,20,000। ये इस घर की नई कीमत हो गई। क्या सबको समझ में आ गया? इस घर की नई कीमत क्या हो गई? 1,20,000। पहले 80,000 था, 40,000 बढ़ गया। समझ में आया? दाम के बढ़ने और घटने में फीसद का हिसाब कैसे होता है? आ गया समझ में? अरे बहुत बढ़िया। जरा वापस आते हैं और इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ओरिजिनल कितना था? 80,000। कितना कीमत बढ़ी? 50%। हिसाब करके इन्होंने निकाला कितना बढ़ी? 40,000। नई कीमत क्या हो गई? 1,20,000। एक कार इन्होंने खरीदी थी, उसकी कीमत पहले साल में 10% कम हो गई, दूसरे साल में 20% कम हो गई। बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन कार आपने खरीद ली तो जो बेचोगे तो दाम कम मिलेगा ना। शुरुआत में इसकी कीमत क्या थी? 1,000 पाउंड। अब हम जानना चाहते हैं उसकी कीमत क्या है। ठीक है, 1,000 पाउंड की कार से हमने शुरुआत की। ये देखिए, ये लगता है अंग्रेजों का हिसाब है। इंग्लैंड में आपने कोई कार खरीदी, कितने की? 1,000 पाउंड की। ठीक है, और उसमें नुकसान कितने का हुआ? 10% का पहले साल में। पहले साल में तब्दीली कितना हुई? 10%। तो 10% किसके बराबर हो जाएगा बेटा? तब्दीली अपॉन ओरिजिनल क्या था? 1,000 इंटू 100। यही तो एक फॉर्मूला हमने याद किया है। 2 जीरो बेटा यहां से कट गया। तब्दीली कितने की हो गई बेटा? 100 पाउंड की, है ना। 100 पाउंड की तब्दीली हो गई। क्या सबको समझ में आ गया? 1,000 में 100 रुपए बढ़े या कम हुए? 100 पाउंड कम होंगे, है ना। तो एक साल बाद कीमत बेटा क्या हो गई? कीमत हो जाएगी 1,000 माइनस 100। लोग बता रहे हैं 900 पाउंड की बचेगी। एक साल बाद अब चाहोगे कि कार बेच दे तो कार कितने में बिकेगी बेटा? 900 पाउंड में। अब जरा देखो, दूसरे साल में क्या चोट लगी? दूसरे साल के शुरुआत में कार कितने की थी बेटा? 900 पाउंड की। लेकिन दूसरे साल में 20% तब्दीली हो गई। मतलब दूसरे साल में चेंज, दूसरे साल में ओरिजिनल क्या है? 900 इंटू 100 किसके बराबर है बेटा? 20% के। 2 जीरो कट गया। 20 इंटू 9 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए दूसरे साल में तब्दीली क्या हुई है बेटा? 180 पाउंड की। सॉरी, हम बहुत आगे चले गए। दूसरे साल में जो तब्दीली हुई थी, हम लास्ट में थे। दूसरे साल में जो तब्दीली हुई थी वो कितने की हुई थी? 180 पाउंड की। 2 साल बाद आप बेचने की शुरू करो, कोशिश करो, तो अब आपको कीमत क्या मिलेगी? अब आपको कीमत मिलेगी 900 माइनस 180, है ना। ये बेटा आपको बड़ी मुश्किल से कितना कीमत मिलेगी? आपको मिलेंगे 720 पाउंड। क्या हिसाब समझ में आया? तो दाम घटता भी है, जो चीज आपको खरीदनी होती है उसका दाम बढ़ता है।
जो चीज आपको बेचनी होती है उसका दाम घटता है, यही दुनिया का उसूल है, चीटिंग है पूरी। ठीक है, जरा सा वापस आते हैं हम लोग, थोड़ा सा मैं आगे पीछे हो गया हूं पर अभी हम पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए हिसाब, यही वाला हिसाब हम कर रहे थे। हिसाब ये है कि 1 साल बाद उसका कीमत कितना हो गई थी, 900 पाउंड। 2 साल बाद उसकी कीमत क्या थी, 720 पाउंड। अब जरा आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे रियायत के बारे में, डिस्काउंट के बारे में। रियायत क्या होती है कि किसी चीज पर आप खरीदने गए, उस पर जो दाम लिखा हुआ है, उस पर दाम लिखा हुआ है मतलब उसका लिस्ट प्राइस है ना। लिस्ट प्राइस में अगर कुछ कमी कर दी जाए, है ना, सेलिंग प्राइस कम कर दिया गया, लिखा हुआ था 200 रुपए, आपको लेकिन दे दिया, हाँ सिर्फ आपके लिए है ना, ऐसे ही होता है ना, सिर्फ आपके लिए, आपका चेहरा देखकर 150 रुपए में, तो मतलब आपको रियायत कितने की दी, 50 रुपए की। समझ में आया? अरे देखिए, ये हम देखने खरीदने गए हैं, ठीक है, नई चप्पल खरीदने गए, चप्पल के डब्बे पर क्या लिखा था दाम, 200 रुपए, लेकिन हमारे लिए, खास के हमारे लिए दाम कितना कर दिया गया, 150 रुपए। तो बताइए यहां रियायत क्या हुई, यहां रियायत हो जाएगी 50 रुपए की। और इस रियायत का हम फीसद निकाल सकते हैं, है ना। फीसद कैसे निकालेंगे, क्या था, तब्दीली अपॉन चेंज, तब्दीली अपॉन असल इंटू 100। तब्दीली कितने की है बेटा, 50 की, असल कितने था, 200, इंटू 100 कर देंगे। ये दो जीरो नाराज हो गए, 50/2 कितना हो गया, 25%। तो इस हिसाब में आपको कितना डिस्काउंट मिला है, 25%। क्या समझ में आया? ये रियायत का हिसाब है। देखिए, लिस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये डिस्काउंट है, डिस्काउंट बटा असल जो लिखा हुआ था इंटू 100, ये क्या हो जाएगा, रियायत। अब यहां पर कुछ नाम दिया है, लिस्ट प्राइस को क्या कहते हैं, फहरिस्ती कीमत, सेलिंग प्राइस को कहते हैं कीमत फरोख्त, और डिस्काउंट को कहते हैं रियायती फीसद। ठीक है, और इतना ही है, और कुछ नहीं। जरा सा आगे बढ़ते हैं। हो गया हमारा, ज्यादातर हिसाब हो चुका है, ज्यादातर हिसाब हो चुका है। सिर्फ लास्ट की थोड़ी सी बात करनी है, ये टैक्स क्या होता है। टैक्स कोई एक ऐसी रकम होती है जो सरकार आपसे लेती है। सरकार के भी बहुत खर्चे होते हैं ना, है ना, सरकार में भी बहुत खर्चे होते हैं। सरकार आपसे कोई रकम ले तो उसे क्या कहते हैं, टैक्स। तो सरकार कैसे डिसाइड करे कि किससे कितना रुपए ले, ठीक है, उसका हिसाब भी अक्सर क्या होता है, फीसद से होता है। इसीलिए फीसद के लेक्चर में हम इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें कोई हिसाब नहीं करना, सिर्फ मैं आपको बताने जा रहा हूं किस किस तरह के टैक्स होते हैं, और इस लेक्चर को हम खत्म करेंगे। ठीक है, टैक्स क्या है, किसी भी चीज के ऊपर सरकार अगर एक फीस लगा दे तो वो क्या हो जाता है, टैक्स। फिर सरकार उस पैसे को लेकर क्या करती है, बहुत से काम करती है, बहुत से काम ऐसे काम करती है जो कि अकेले एक फर्द नहीं कर सकता है। ठीक है, फौज पे खर्च करती है, सरकार के सरकारी दफ्तर पे खर्च होता है, सरकारी लोगों की सैलरी पे खर्च होता है, ठीक है, रोड बनाने में खर्च होता है, अस्पताल बनाने में खर्च होता है, सड़क बनाने में खर्च होता है, सबके लिए पैसा चाहिए ना। ठीक है, वो पैसा सरकार कैसे लेती है, टैक्स के जरिए से। ठीक है, ध्यान दीजिए, सरकार जो आप पे खर्च करती है वो पैसा आपसे ही लेती है। ठीक है, वरना कहां से पैसे लाएंगी सरकार। टैक्स दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, बराह रास्त महसूल, टैक्स को महसूल कहते हैं। ठीक है ना, टैक्स टैक्स, ठीक है ना। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो खुद आपको जाकर देना पड़ता है, सरकार ये लो हमारा टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्ट आप देते हैं। डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा मिसाल है इनकम टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स जिस पर्सन पर टैक्स है वही देता है। समझ गए, तरह तरह के डायरेक्ट टैक्स यहां पर होते हैं, है ना, तरह तरह के डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स क्या है बेटा, इस डायरेक्ट टैक्स के अलावा एक और क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं,
इनडायरेक्ट टैक्स वो होते हैं जो उस फर्द पर आयद नहीं होते हैं जो उनको पे करता है। क्या मतलब? साबुन बन रहा है, साबुन बनाने वाली कंपनी से सरकार ने कहा कि हमें पैसा दो, ठीक है, इतना टैक्स आप हमें दो। तो साबुन बनाने वाली कंपनी ने वो टैक्स सरकार को दे दिया। लेकिन अब साबुन बनाने की कंपनी क्या करेगी? साबुन का दाम बढ़ा देगी, क्योंकि सरकार को पैसा देना पड़ा। अब आप जब साबुन खरीदने जाओगे तो साबुन का दाम क्या होगा? बढ़ा हुआ होगा, होगा ना, ठीक है। और जब महंगा साबुन आप खरीदोगे तो इनवे टैक्स तो आपने दिया ना। टैक्स हमेशा क्या देता है? आखिरी कस्टमर देता है, आखिरी खरीदार देता है। फर्क यह पड़ा कि डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली उससे लिया गया, इनडायरेक्ट टैक्स उन कंपनी से लिया गया जो उसको सामान बेचती है और बदले में उसने ज्यादा दाम पे किया। समझ में आया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का हिसाब फर्क? डायरेक्ट टैक्स में आपको बैठ के हिसाब करना पड़ता है कितना टैक्स देना है। इनडायरेक्ट टैक्स आप देते हो, आपको पता भी नहीं चलता, या पता चलता है अगर आप मेरी क्लास अटेंड किए। क्या समझ में आ गई ये बात? समझ में आ गया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में फर्क? तरह तरह के इनडायरेक्ट टैक्स भी होते हैं। अब हम एक पर्टिकुलर टैक्स की बात कर रहे हैं जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। उसका पहला मिसाइल है जिसे कहते हैं एक्साइज टैक्स, ठीक है। आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है? पड़ता है, पे तो आप ही को करना पड़ता है ठीक है, पे तो आप ही को करना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स किसी भी चीज को बनाने पर लगता है। ये एक्साइज टैक्स जरा सा समझिए, हम जरा सा बांटना शुरू कर रहे हैं अपने हिस्से को। टैक्स को हमने कितने हिस्से में बांटा? या 20 से मिटा। टैक्स को मैंने कितने हिस्से में बांटा? 2 हिस्से में। कौन कौन सा टैक्स? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में पहला टैक्स कौन सा है? एक्साइज, ठीक है। एक्साइज टैक्स कब लगता है? किसी भी चीज को बनाने में, ठीक है। किसी भी चीज को बनाने में, आपके लिए साबुन बन रहा है तो उसमें आपको क्या लगेगा? इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आ गया? साबुन बनाने पर, है ना। हम आज आपके, मैं बता रहा हूं साबुन बनाने पे, साबुन के चक्कर में आप कितने टैक्स देते हैं, ठीक है। तो पहला टैक्स क्या होता है बेटा? साबुन बनाने पर कौन सा टैक्स लगेगा? एक्साइज टैक्स। समझ में आ गया? ये सब टैक्स आप ही पे करते हैं, आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आपकी तरफ से कंपनी पे कर देती है और वो साबुन का दाम बढ़ा देती है। दूसरा टैक्स है सर्विस टैक्स, ठीक है। सर्विस टैक्स क्या होता है? कई ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कि कुछ सामान नहीं दिया जाता। जैसे एक आप टीचर से पढ़ रहे हैं, टीचर आपसे फीस चार्ज कर रहा है, लेकिन बदले में कोई आपको डब्बे में कोई पढ़ाई तो नहीं दे रहा ना। पढ़ाई तो वो चीज है जो आपको सिखाता है। वैसे ही डॉक्टर के पास आप गए तो डॉक्टर क्या करता है? आपका इलाज करता है ना। कोई ऐसा तो नहीं बोलता है ये लो इलाज, ऐसे थोड़ी होता है। वो तो जैसे प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, वो दवा आप कहीं और जाके लेते हैं। बात यह है डॉक्टर क्या करता है? अपने ओपिनियन देता है, हाँ ये हुआ है मतलब ये मर्ज है, और उस ओपिनियन के लिए, उसके ख्यालात के लिए आप उसको पैसा देते हैं। ये क्या है? एक सर्विस। समझ में आया? दो चीज होती है, एक होता है मैं आपको एक साबुन दे रहा हूं, बदले में पैसे ले रहा हूं, तो वो क्या है? एक सामान बेचा। सर्विस में क्या है कि मैंने आपको कोई चीज ओपिनियन दी और उससे आपने उसके लिए टैक्स दिया। टीचर्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ, वकील के साथ, इन सब केसेस में आप जो है कोई सामान नहीं लेते। जब आप बाल कटवाने जाते हैं तो आपको पता है ना, बाल कटवा के बाल तो वही रह जाते हैं, आपको तो वापस भी नहीं मिलता, ठीक है। तो वो भी क्या है? वो भी क्या है? एक सर्विस है। बाल काटना भी एक सर्विस है। सर्विस के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको क्या कहते हैं? सर्विस टैक्स। एक डॉक्टर इलाज कर रहा है ना, उससे 200 रुपए आपसे लिए, 20 रुपए सरकार को देना होगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया? एक सर्विस टैक्स हो गया। ये टैक्स पे कौन करता है? पहले एक हिसाब से देखो तो जो सर्विस दे रहा है उसका काम है, पर दूसरे हिसाब से देखो तो पे तो सब आप ही करते हैं। एक और टैक्स कौन सा है? सर्विस टैक्स, ठीक है। सर्विस टैक्स आप कब पे करते हैं बेटा? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स कब आप पे करते हैं? ये आप पे करते हैं कब?
बाल कटवाते हुए। अच्छा अब सुनिए ना, होता नहीं है सब बाल कटवाने वाले छोटे छोटे जो होते हैं वो सर्विस टैक्स नहीं पे करते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़े सैलून में जाके आप बाल कटवाइएगा, है ना, तो जरूर वो सर्विस टैक्स पे करते होंगे। हिंट है, अगर वो आपको रसीद दे रहे हैं तो चांस है कि सर्विस टैक्स पे करते हैं, है ना। सीधे सीधे कैश में काम चल रहा है, चांसेस है नहीं पे करते हैं, ठीक है। पर कोई बात नहीं, जैसा भी है वो उनकी प्रॉब्लम है, हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, हमें बस अपने बाल कटवाने से मतलब है। जल्दी से वापस आ जाते हैं। अगला है बेटा सर्विस टैक्स के बाद इनकम टैक्स। इनकम टैक्स है बेटा, ये इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ा टैक्स कौन सा है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बेटा डायरेक्टली जो आपकी आमदनी होगी, है ना, जो आपकी कमाई होगी उस पर टैक्स होता है। क्या बताएं, मुझे साल में एक बार बैठ के हिसाब करना पड़ता है, ठीक है, ये डायरेक्ट कमाई पर है। साल में हिसाब करना पड़ता है कितनी कमाई हुई मेरी साल में और कितना टैक्स देना पड़ेगा, आपको भी आगे जाके करना पड़ेगा, ठीक है। इनकम टैक्स बहुत ही तकलीफ दे है, ठीक है, बहुत तकलीफ दे है बेटा, पर देना पड़ता है ना, ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, और देना चाहिए, देना चाहिए, है ना, देना चाहिए भी, जरूरी है, ये बात भी ध्यान रखिएगा, है ना, लेकिन रेट कम हो जाए तो बड़ा अच्छा है, पर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट इसके बाद एक सेल्स टैक्स होता है ना। सेल्स टैक्स क्या होता है? बेचने पर होता है, ये बड़ी चीटिंग है। एक्साइज टैक्स भी लगता है और सेल्स टैक्स भी लगता है। सेल्स टैक्स किस पर लगता है बेटा? सेल्स टैक्स लगता है बेचते वक्त। ये कब लगेगा? जब साबुन बेच रहे होंगे ना, तब लगेगा, ठीक है। साबुन बेचने पर। कितनी चीटिंग है, एक टैक्स बनाने पर और एक टैक्स बेचने पर, ठीक है। दोनों अलग क्यों है? क्योंकि दोनों अलग अलग सरकार लगाती है। जैसे मान लीजिए आपका एक साबुन है, वो यूपी में बनकर महाराष्ट्र में बिक रहा है, तो बना कहां है? यूपी में। एक्साइज टैक्स कहां पे होगा? यूपी में होगा ना। लेकिन बिक कहां रहा है? महाराष्ट्र में, तो ये सेल्स टैक्स किसको मिलेगा? महाराष्ट्र सरकार को। इसलिए दोनों को अलग रखा जाता है। आपको कुछ पता नहीं चलता, पूरे इनडायरेक्ट टैक्स में आपको पता कुछ नहीं चलता, चुपचाप आपको पे करना होता है। और कैसे पे करते हो? जब आप साबुन खरीदते हो तो सब उसके अंदर छुपा होता है, उसका दाम ज्यादा होता है उस टैक्स की वजह से। इनकम टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में आपको हिसाब करना पड़ता है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। सेल्स टैक्स, कभी रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने जाइए, बड़े रेस्टोरेंट में आप हमेशा देखेंगे उसमें कुछ जो है सेल्स टैक्स भी लगा होगा। टैक्स लगाने का एक और तरीका होता है बेटा, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। टैक्स लगाने का, ये भी मोस्टली इसी का है, इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, ठीक है। क्या होता है वो? वैल्यू एडेड टैक्स। ये वैल्यू एडेड टैक्स बेटा एक्साइज टैक्स और सेल्स टैक्स को मिलाकर एक टैक्स होता है। ये टैक्स अलग अलग जगह पर लगता है। वैल्यू एडेड टैक्स का सबसे जोरदार एग्जांपल जो है बेटा, वो है आजकल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इंडिया की गवर्नमेंट ने लगाया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे लोग खौफ से क्या बोलते हैं? जीएसटी। खास बात यह है कि जीएसटी जो है, उसके बाद जीएसटी पे करने से एक्साइज और सेल्स टैक्स का खत्म हो जाता है, सिर्फ एक टैक्स पे करना पड़ता है, जीएसटी। पहले इंडिया में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, हर स्टेट में टैक्स की दर अलग थी। जीएसटी एक कोशिश है कि पूरे इंडिया में एक ही टैक्स की दर हो, ठीक है, कि हर स्टेट को एक ही दर पे कमाए। इसी के साथ इतने खौफनाक टॉपिक के साथ, है ना, आज बड़े खौफनाक टॉपिक हमने पढ़ी हैं। कौन कौन से खौफनाक टॉपिक पढ़े हैं? एक पहला खौफनाक टॉपिक पढ़ा सूद का, जो कि सच में खौफनाक है। दूसरी खौफनाक चीज जो कि जायज है देना पड़ता है, खौफनाक है, ये इसमें कोई शक नहीं है, वो क्या है? टैक्स का। और उसके अलावा रियायत का कंसेप्ट हमने पढ़ा। आप लोगों से मिलता हूं अगली क्लास में। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।